प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से पूरे जोश उमंग के साथ चल रही होगी। हम बात कर रहे हैं सामान्य विज्ञान में भौतिकी का क्यूज नंबर 4 का, जिसके अंतर्गत हमें देखना है बल, कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा। ध्यान रहे, इसमें 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन का क्यूज हम करवा चुके हैं। आज हमें करवाना है क्वेश्चन नंबर 21 से क्यूज आगे का। ठीक है, यहां पे ध्यान रहे, आज के क्वेश्चन में, आज के क्यूज में न्यूमेरिकल की संख्या ज्यादा है, अतः आराम से रिलैक्स मूड में देखिएगा। अब वीडियो के अंत में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि यह क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं पहला, यानी क्वेश्चन नंबर 21 को। यह कहता है 2 किलोग्राम तथा 4 किलोग्राम के दो पिंड क्रमशः ए और बी है। 100 मीटर की ऊंचाई से ये पिंड एक साथ गिराए जाते हैं, तो पृथ्वी के धरातल पर पहले कौन पहुंचेगा? ए पहुंचेगा, बी पहुंचेगा, ए और बी दोनों साथ पहुंचेगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई पिंड को आप निर्वात में, जब भी कोई पिंड को अगर आप निर्वात में गिराते हैं तो उसका वेग जो है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। याद रखिएगा, यानी हम बताना क्या चाह रहे हैं? तो हम बताना ये चाह रहे हैं कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान के वस्तु को भी अगर आप समान ऊंचाई से निर्वात में गिराओगे तो दोनों के दोनों वस्तु पृथ्वी के धरातल पर एक ही साथ गिरेगा, यानी ए और बी दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगा। इसमें एक बात और याद रखिएगा कि निर्वात में जब वस्तु को गिराते हैं तो वह एक नियत त्वरण के साथ गिरती है, नियत त्वरण के साथ त्वरित होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 में। ठीक है, यह 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखा जाए। किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर W न्यूटन है। अरे भैया, पृथ्वी की सतह पर W न्यूटन है तो उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या के आधी ऊंचाई पर क्या होगा? यानी यहां पे ऊंचाई जो बोल रहा है कितना होना चाहिए, तो पृथ्वी के त्रिज्या का आधा होना चाहिए, वहां पर उसका भार क्या होगा? अच्छा एक बार बताओ, अगर पृथ्वी पर वस्तु का भार अगर 1 है तो चंद्रमा पर क्या होगा? तो तुम कहते हो 1/6 होता है। चंद्रमा पर पृथ्वी के भार की तुलना में 1/6 भाग होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहां पे गुरुत्वीय त्वरण जो है 1/6 भाग होती है। खैर, इसी तरह का यह भी क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे यह क्वेश्चन कह रहा है कि आधी ऊंचाई पर क्या होगा, त्रिज्या के आधी ऊंचाई पर क्या होगा। तो दोस्त याद रखिएगा फॉर्मूला, H ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण G का मान होता है G/G। क्या हुआ? ये पृथ्वी की सतह पर त्वरण, और G डैश क्या हुआ? H ऊंचाई पर, जहां पे कह रहा है पृथ्वी की त्रिज्या के आधी ऊंचाई पर, तो G डैश बराबर होगा G/1 + H/R का होल स्क्वायर। सबको याद होगा ये चीज, नहीं है तो याद रखिएगा। G को हम इस साइड में ले आते हैं तो हो जाएगा G डैश G बराबर O1 प्लस H के स्थान पे हम पुट कर देते हैं R/2 को। R/2 अगर पुट करिएगा तो नीचे पहले से एगो R है मौजूद, अतः इतना का क्या हो जाएगा भैया? होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको आओ हल करिएगा तो R कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3/2 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ रहे हैं? यानी 9/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4/9। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे हम पूछूं कि पृथ्वी के सतह की तुलना में त्रिज्या के आधी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, तो हम कहेंगे 4/9 गुना होगा, 4/9 गुना होगा। तो भैया भार कितना गुना होगा? तो भार भी 4/9 गुना होगा। यानी पृथ्वी के सतह पर भार अगर W न्यूटन है तो पृथ्वी के त्रिज्या के आधी ऊंचाई पर 4/9 W होगा, इतना, यानी कि सी ऑप्शन होगा। क्लियर है? अरे भैया, चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में 1/6 गुना त्वरण होता है तो भार भी 1/6 गुना होता है, तो त्रिज्या के आधी ऊंचाई पर त्वरण 4/9 गुना हुआ तो भार भी जो है 4/9 गुना होगा। यानी कि सतह पर भार W है, तब आधी त्रिज्या के आधी ऊंचाई पर 4/9 W होगा। क्लियर है? 4/9 W होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। देखो दोस्त, आंकिकी है, अतः दिमाग थोड़ा सा कांस्टेंट करके यहां पे समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि बहुत मजेदार, बहुत शानदार क्लास आपका चल रहा है। कहता है किसी वस्तु को 30 मीटर से गिराने पर 30 सेकंड का समय लगता है, तो उस वस्तु को 120 मीटर से गिराने पर कितना समय लगेगा? ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। ध्यान दीजिएगा यहां पे कि जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आप गिरा रहे हैं
गिरा रहे हैं तो यहाँ पे प्लस जी लगता है ना, नीचे गिरता है तो प्लस जी, ऊपर जाता है तो माइनस जी। आपका यहाँ पे समीकरण हो जाएगा h बराबर यू टी प्लस 1/2 GT स्क्वायर, हाँ या ना। देखो हम रेशियो से इसको कैलकुलेट करने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पे गौर से देखिएगा, यहाँ पे u का मान क्या हो जाएगा 0। सबको पता है किसी वस्तु को 30 मीटर से गिराने पर 30 सेकंड लगता है। ऊपर से आप गिरा रहे हैं तो स्टार्टिंग में यानी कि प्रारंभिक में क्या रहा होगा 0, यानी कि पूरा आपका क्या हो जाना है 0 हो जाना है, अतः इसको छोड़ दीजिए। 1/2 सबके लिए होगा, ये भी कांस्टेंट। जी का मान सबके लिए 9.8 होगा, ये भी कांस्टेंट। यानी h बराबर क्या निकल के आएगा, तो कहेंगे h बराबर टी स्क्वायर निकल के आएगा। इसकी मदद से अगर हमें समय निकालना है तो समय हम निकालना चाहें तो समय बराबर हो जाएगा √h, होगा या नहीं होगा, क्लियर है भाई। समय बराबर हो जाएगा √h, यानी कि समय ऊंचाई के वर्गमूल के अनुपात में होगा, क्लियर। अब यहां पर देखो 30 मीटर ऊंचाई दे रखा है, यहां पे 30 मीटर ऊंचाई से गिरा रहा है पहला वस्तु को, और दूसरा वस्तु को 120 मीटर की ऊंचाई से गिरा रहा है। यानी अगर हम कहें कि ऊंचाई का यानी कि एच का अनुपात क्या है, तो कहिएगा 30/120, इसको काटिएगा तो आ जाएगा 1/4। तो ऊंचाई का अनुपात अगर ये निकला तो टी का अनुपात क्या निकलेगा, टी यानी कि समय का अनुपात क्या निकलेगा। तो भैया यहां देखो समय क्या निकाला, ऊंचाई के वर्गमूल में होगा, समय क्या होगा ऊंचाई के वर्गमूल में होगा। तो ऊंचाई 1 है, 1 का वर्गमूल 1, ऊंचाई 4 है, 4 का वर्गमूल 2। यानी पहली स्थिति में आपको अगर टी सेकंड का 1 सेकंड का समय लगता है तो दूसरी स्थिति में डबल यानी कि दुगना समय लगेगा। तो भैया पहली स्थिति में अगर टी सेकंड का समय लगता है तो दूसरा स्थिति में टी का डबल क्या लगेगा 2t, यानी कि बी ऑप्शन। ऐसे भी इसको देख सकता है तुम, है ना, कि पहली स्थिति में टी सेकंड यानी कि 1 का वैल्यू हो गया टी सेकंड, तो 2 का वैल्यू हो जाएगा 2t सेकंड, यानी कि दूसरा स्थिति में कितना समय लगेगा 2 सेकंड, 2t सेकंड, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 अंकित थोड़ा सा सबको डिफिकल्ट लगता है, बहुत लोग तो अंकित छोड़ देते हैं, टीचर भी छोड़ के भाग जाते हैं। नहीं, गौर से समझिएगा, एक कण को ऊपर की ओर 39.2 मीटर प्रति सेकंड गति से फेंका जाता है। ऊपर दिशा में जाने वाले उसके समय की गणना करें। अरे भैया ऊपर दिशा में जा रहा है, ऊपर दिशा में जा रहा है, सबको पता है जी क्या लोगे ऊपर दिशा में, निगेटिव लोगे, क्लियर है। तो गति के समीकरण से क्या होगा, u बराबर v माइनस जी टी, v माइनस जी टी, गति के समीकरण से ही ना होता है। यहां पे u क्या होगा भैया, तो 0 होगा। तो लिखो 0 बराबर v का मान यहां पे दे रखा है 39.2, है ना, 39.2। g का मान सबको पता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, अब गुना क्या हो जाएगा t। अब हमको t तो निकालना है, यहां पे देखो ना समय की गणना करे है, तो क्या इसको लिखिएगा, तो 9.8t को इधर ले आइए, इधर बच जाएगा 39.2। हमको लगता है कि ये 4 बार में कट रहा है, देखो तो हाँ बिल्कुल कट रहा है, यानी कि t का मान आएगा 4 सेकेंड। यही आपका प्रश्न का जवाब होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। यह कहता है एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है। ध्यान देना, नीचे गिराया जाता है, अतः गति के समीकरण में जी का मान क्या लोगे, नीचे गिर रहा है तो प्लस लोगे। 4 सेकंड के बाद वो धरातल पर पहुंचता है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। मीनार की ऊंचाई यानी एच पूछ रहा है, तो गति का समीकरण यहां पे कौन लगेगा, एच बराबर यू टी प्लस 1/2 GT स्क्वायर, यही ना लगेगा जी। अब यहां पे ध्यान देना, ये प्लस क्यों लिए, तो नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था तब प्लस, ऊपर जाएगा तो क्या लेंगे माइनस। ठीक है, चलो एच हमें निकालना है। यू यहां पे स्पष्ट है, शून्य वेग के साथ गिराया है, तो यू का मान क्या हो जाएगा भैया 0। तो पूरा 0 गुना टी करोगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 1/2। जी का मान सबको पता है, जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, लेकिन लगभग में 10 भी लिया जा सकता है कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, तो हम यहां पे 10 ही ले लेते हैं। ठीक है, और टी यहां पे दे रखा है 4 सेकेंड, यानी कि 4 गुना 4, क्लियर। काटिएगा तो ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि 4 दूनी 8 दहा को 80 मीटर। ऊंचाई कितना आएगा मीनार की, 80 मीटर, यानी ए ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को भी। कहता है किसी गेंद को 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 19.6 मीटर
ऊंची एक इमारत की छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है तो वह गेंद धरातल तक पहुंचने में कितना समय लेगा, यानी कि समय आपको निकालना है। क्वेश्चन तो आसान है लेकिन समझने पर यह क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगी। गौर से समझिए, हम बहुत बढ़िया से समझाते हैं। यहां पे कहता है कि एक इमारत है, ठीक है भैया, ये आपका इमारत है। इमारत के छत पर से, यानी कि यहां से ये इमारत का छत हुआ, तो इमारत के छत पर से आपने क्या किया कि एक गेंद को अनुप्रस्थ यानी कि सीधा आप फेंकते हैं। इस प्रकार से आप गेंद को क्या करते हैं, फेंकते हैं। तो गेंद को जब फेंकिएगा तो कुछ दूर तक तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। कुछ दूर जाने के बाद क्या होगा कि ये नीचे की ओर गिरना लगेगा। नहीं गिरेगा तो कैसे गिरेगा, तो कुछ इस ढंग से गिरेगा। पहले तो ऐसे जाएगा, ऐसे होते 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 बिल्कुल सीधा फिर नीचे की ओर आ जाएगा धरातल पर। ये आपका धरातल है मान लिया जाए, तो ये धरातल पर ये गेंद क्या होगा, आपका आ जाएगा। और यहां से जब स्टार्ट करेगा तो यहां पे यू का मान आपका क्या हो जाएगा, 0। ये इमारत की ऊंचाई यहां पे दे रखा है 19.6 मीटर, यानी ये आपका है 19.6 मीटर। ठीक है, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। क्लियर। अब ये कहता है कि ये धरातल पर जो आया ये आने में कितना समय उसको लगा होगा, ये आपका क्वेश्चन है। देखो तो क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, अना तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। तो यहां पे गति का कौन समीकरण काम करेगा, तो वही ऊंचाई निकालना है। तो H बराबर ut प्लस, चूंकि ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो प्लस इन देंगे, प्लस 1/2 GT स्क्वायर। क्लियर है भैया। अब यहां पर देखो H आपको दे रखा है, कितना H है, तो 19.6। तो H का मान ले लेते हैं 19.6 बराबर U का मान क्या होगा, तो स्पष्ट है यहां पे देखो 0 होगा, तो गुना करोगे तो 0 ही रह जाएगा, प्लस 1/2 गुने G का मान हम ले लेंगे 9.8। T का मान हमसे पूछा गया है तो रहने दीजिए। देखिए काट कूट करिएगा, हरा कलर से काटते हैं गिजबिज ना हो इस कारण, ये हो जाएगा 4.9 नहीं, और इसको अगर आप हल करिएगा तो हो जाएगा कि 4.9 T स्क्वायर बराबर 19.6। ठीक है भैया, ये भी आपको 4 बार में कट जाएगा, यानी कि आपका उत्तर आ जाएगा T स्क्वायर बराबर 4, यानी T का मान आ जाएगा 2 सेकेंड। कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीला था, लेकिन दोस्त एक बात ध्यान दीजिएगा, वीडियो के अंत में कमेंट्स करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि अश्व एक एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होगा। तो याद रखिएगा विराम जड़त्व होगा, विश्राम जड़त्व कहिए या विराम जड़त्व कहिए। दरअसल होता क्या है कि ये घोड़ा होता है ना, ये घोड़ा जो होता है, ये घोड़ा जो होता है, और घोड़ा पर हम बैठे हुए होते हैं, और घोड़ा अचानक एकाएक अगर गति में आ जाता है तो घोड़ा के संपर्क में जो मेरा हिस्सा रहता है वह भी गति में आ जाता है, लेकिन घोड़ा के संपर्क से ऊपर का जो मेरा भाग होता है वह विराम में था, विराम में रहना चाहता है, अतः यह स्थिर रह जाता है, अतः पीछे की ओर ये झुक जाता है घोड़ा एकाएक अगर दौड़ता है तो। क्लियर है। तो यही कह रहा था क्वेश्चन कि अश्व एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही गिरने की आशंका का कारण क्या है, तो वही विराम जड़त्व है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए, यानी गेंद को अगर ऊपर की ओर फेंकोगे, मान लो कि यह गेंद है, ऊपर की ओर फेंकोगे तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। तो दोस्त गुरुत्वीय त्वरण जो है हमेशा पृथ्वी द्वारा अपनी ओर खींचा गया बल है, अतः ये अपनी ओर ही खींचेगा पृथ्वी, यानी कि गेंद ऊपर की ओर जा रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लगेगा, यानी उसके विपरीत में लगेगा, यानी गेंद की गति के विपरीत दिशा में होगा, यानी ए ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है, भीतर की ओर झुकता है, बिल्कुल नहीं झुकता है। ध्यान दीजिएगा कि जब मोड़ पे घुलता है तो अंदर की ओर, केंद्र की ओर एक बल लगता है, अंदर की ओर एक बल लगता है, इस बल को हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल, है ना। यही अभिकेंद्रीय बल के कारण जब भी साइकिल सवार इस मोड़ से गुजरता है तो इसको बैलेंस करने के लिए, गिर न जाए, अभिकेंद्रीय बल को बैलेंस करने के लिए वो हल्का अंदर की ओर झुकता है।
है ना, भीतर की ओर झुकता है, ये उत्तर होगा। साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो क्या होता है, वो भीतर की ओर झुकता है। क्यों झुकता है, ऐसा सवाल अगर हो जाए तो ये अब केंद्रीय बल जो केंद्र की ओर लगता है उसको बैलेंस करने के लिए वो झुकता है। ये भी याद रखिएगा कि केंद्र की ओर, अंदर की ओर तो बल अब केंद्रीय बल लगता है, अब केंद्रीय बल लगता है। तो न्यूटन के गति के नियम के अनुसार, है ना, बाहर की ओर भी एक बल लगेगा, बाहर की ओर भी एक बल लगेगा, इसके विपरीत दिशा में भी एक बल लगेगा बाहर की ओर, इसके परिणाम में समान, जिसे कहते हैं अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल एक होता है अभिकेंद्रीय, एक होता है अपकेंद्रीय, जो केंद्र से बाहर की ओर। अपकेंद्रीय बल लगता है केंद्र की ओर, केंद्र की ओर, और अपकेंद्रीय बल क्या लगता है, केंद्र से बाहर की ओर, बाहर की ओर। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। यह कहता है कि एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तब अंदर की तरफ लटकता है, ठीक है, जबकि कार का चालक उसी मोड़ पर बाहर को ढकेला हुआ महसूस करता है, इसका कारण क्या है। तो वही केंद्रीय बल है, वही केंद्रीय बल है। साइकिल सवार और कार का चालक दोनों ही केंद्रीय बल को महसूस करता है, सी होगा। ठीक है, यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, इसका क्या रीजन है कि जब साइकिल सवार, दरअसल होता यह है कि जब साइकिल सवार मोड़ पे गुजरता है तो अब केंद्रीय बल को संतुलन करने के लिए अंदर की ओर झुक जाता है, यानी अंदर की ओर घिंचा हुआ महसूस करता है। लेकिन यही जब कार चालक पर लागू होता है, कार चालक जब मोड़ पर क्रॉस करता है, मोड़ पर मुड़ता है, तो कार तो पहले सीधे जा रहा था, अचानक मोड़ पर ये मुड़ रहा है, अचानक मोड़ पे मुड़ रहा है, तो कार तो मुड़ गया, जिसके कारण से कार के सीट के संपर्क में जो चालक का भाग है वह भी मुड़ जाता है। लेकिन सीट से ऊपर का भाग जो स्वतंत्र था वो सीधी रेखा से आ रहा था, सीधी रेखा में ही वो जाना चाहता है, इसी के कारण वो बाहर की ओर ढकेला हुआ महसूस करता है। ठीक है, क्लियर, चालक बाहर की ओर ढकेला हुआ महसूस करता है, क्लियर है, लेकिन दोनों केंद्रीय बल के कारण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पे कार्य करता है। याद रखिएगा, ये अपकेंद्रन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, कपड़ा सुखाने का मशीन, कपड़ा सुखाने का मशीन हो या दूध से मक्खन निकालने का मशीन हो, ये सब के सब अपकेंद्र सिद्धांत पर ही कार्य करता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तु का, अभी मैंने बताया था, त्वरण समान होता है, समान त्वरण से गिरता है। मैंने बताया था ना कि शून्य यानी कि निर्वात में कोई पिंड जब गिरेगा तो उसका वेग जो है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, तथा वह नियत त्वरण से गिरता है। नियत यानी कि एक समान त्वरण से त्वरित होता है। क्लियर, पहले बताए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कहता है क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। ध्यान देना, देखा होगा कि क्रिकेट के खिलाड़ी जब गेंद आता है तो बॉल को पकड़ते समय हाथ को पीछे की ओर खींचता है, पीछे की ओर खींचता है, क्यों? समय को बढ़ाने के लिए, समय को बढ़ाने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, जिससे उसको चोट कम लगे। क्लियर, अगर वो हाथ को आगे की ओर करके गेंद को पकड़ेगा तो उसको चोट लगने की संभावना होगा, हाथ से गेंद फिसल जाने की संभावना होगा। क्लियर, तो इसका उत्तर कौन हो जाएगा? यहां पे समय मिल जाए, डी हो जाएगा। नहीं हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने के लिए समय मिल जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। याद रखिएगा, जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुणे दूरी का स्क्वायर। ये ना होता है जी। अब तुम ही बताओ, ये द्रव्यमान का मात्रक क्या है तो कहोगे केजी, दूरी का मात्रक क्या है तो कहोगे मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। अब आप ही बताओ कि अगर इसकी मात्रक की बात किया है तो क्या होगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। देखिए ऑप्शन कौन में है? सी में है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, अतः उत्तर आपका सी हो जाएगी। अगर क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो कहता है 1 ग्राम तथा 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही गतिज, एक ही का मतलब समान गतिज ऊर्जा से गति कर रहा है, तो उसका रेखीय वेग का परिणाम का अनुपात क्या होगा? यानी कि वेग का अनुपात आपसे पूछ रहा है। दोस्त, गतिज ऊर्जा के बारे में सब लोग को पता होगा, होता है 1/2 mv स्क्वायर, नहीं 1/2 mv स्क्वायर।
अब यहाँ पे कहता है दोनों का गतिज ऊर्जा समान है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाने का प्रयास करते हैं। पहला वस्तु का गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो 1/2 mv स्क्वायर। तो इसका द्रव्यमान अगर m1 हो और वेग v1 हो तो m1 इंटू v1 स्क्वायर हो जाएगा, बराबर दूसरा का क्या होगा गतिज ऊर्जा 1/2 m2 इंटू v2 का स्क्वायर। भैया 1/2 से 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, हमें वेग का अनुपात निकालना है, तो ये वेग का अनुपात क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो स्क्वायर में ना है तो स्क्वायर के इधर फेंको तो वर्गमूल हो जाएगा, किसका भाई, तो m2/m1 का। कैलकुलेशन समझ में आया, नहीं आया तो एक बार देख लीजिएगा अपने से, ठीक है। अब यहां पे m2 दिया हुआ है 4 ग्राम बटा m1 दिया हुआ है 1 ग्राम, क्लियर है। इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, यानी कि 2:1, क्लियर। वेग का अनुपात होगा 2:1, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान क्या होता है, तो 1/81 होता है। अगर गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो 1/6 गुना होता है चंद्रमा पर। भार की बात करें तो पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर 1/6 गुना भार हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान यानी कि m का मान है 2 किलोग्राम पर 5 न्यूटन का बल लगता है, यानी F 5 न्यूटन, तो उत्पन्न होने वाले त्वरण यानी कि A का मान क्या होगा। सबको पता है भैया F बराबर होता है ma, अगर A निकालोगे तो हो जाएगा F/m, नहीं F का मान यहाँ पे दे रखा है 5, m का मान दे रखा है 2, काटिएगा तो हो जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मात्रक होता है त्वरण का, नहीं ये आपका उत्तर होगा 2.5 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि ये ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 सेम क्वेश्चन है। 20 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम यानी कि m है 4, बल है 20, पिंड पर कार्य करता है, तो उत्पन्न त्वरण यानी कि A का मान क्या होगा। अभी मैंने बताया कि F बराबर होता है ma, तो A बराबर क्या हो जाएगा F/m। F का मान 20 रखिएगा, A का मान 4 रखिएगा, आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो कहता है 50 किलोग्राम वजन का एक लड़का, यहाँ पे थोड़ा सा छूटा हुआ है, इसको आप सुधार लीजिएगा, यहाँ पे लिखा होना चाहिए, दिया हुआ है 9.8, ठीक है। 50 किलोग्राम वजन का एक लड़का 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जाती हुई एक लिफ्ट में खड़ा है, तो लड़के का आभासी भार क्या होगा, है ना, नीचे जा रही है लिफ्ट, अतः लड़के का आभासी भार अगर निकालना चाहें, तो आभासी भार बराबर पहले भी हम बताए हैं, पहला चीज में याद रखिएगा, आभासी भार बराबर हो जाएगा वास्तविक भार माइनस ma, नहीं जो बल लग रहा है, अब ऊपर की ओर जो बल लग रहा है, अब यहां पे वास्तविक भार क्या होगा, तो mg माइनस ma, क्लियर है, इस समझ में आया कि ना, वास्तविक भार जो उसका है उस माइनस ma करिएगा। अब यहाँ पे m अगर कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा g माइनस a, इसको में और हल करिएगा तो g का मान सबको पता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और a का मान दे रखा है 9.8, इसको आप हल करिएगा तो हो जाएगा m गुना 0, यानी कि 0 न्यूटन का क्या होगा, 0 न्यूटन का आभासी भार होगा, डी ऑप्शन आपका सही होगा। दोस्त आज आंकिकी का कुछ मात्रा बढ़ा हुआ था और कुछ डिफिकल्ट भी था, तो आपको थोड़ा सा परेशानी हुई होगी, लेकिन फिर भी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए कि यह क्लास कैसा लगा, ताकि इस क्लास को हम आगे कंटिन्यू रख सकें, ठीक है दोस्त। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए ना, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के ग्रुप और चैनल दोनों का लिंक हम डाल दिए हैं, उसे आप ज्वाइन कर लें और वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर लें, ठीक है। लेकिन कमेंट्स करके जरूर बताइए कि कैसा क्लास लगा। ओके, तो हमें दीजिए विदा, मिलते हैं कल नए जोश उमंग के साथ इसके आगे का क्यूज लेकर। जब तक खुश रहिए, मगन रहिए। ओके, बाय बाय।